हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों 26/11 मुंबई अटैक को हम में से कोई भी हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता। लगभग 250 लोग इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे थे। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि इस हमले के बाद हर हिंदुस्तानी के दिल में पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफे के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान की इमेज को बहुत डैमेज हुआ, जिसके नतीजे आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने साफ तौर पर यह भी माना कि कश्मीर में दहशतगर्दी करवाने वाले दहशतगर्दों को पैसा, ट्रेनिंग और हथियार मुहैया करवाने वाले, चाहे वो कश्मीर के अंदर बैठे हों या फिर पाकिस्तान के अंदर हों, पाकिस्तान ने इन लोगों को खुलेआम हिमायत दी। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। लोग जाँ बहक हुए, जो मारे गए इन वाक़यात में, उसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट भी थे और पूरा हिंदुस्तान जो था दैट वाज शॉक्ड एंड टॉर्मेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द मुंबई टेररिज्म। ठीक, इसका एक इफेक्ट ये भी था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में बहुत शदीद नफ़रत की एक लेयर जो है वो पैदा हुई। जिस तरह की कारगिल में पैदा हुई थी वो ही मुंबई में दोबारा से पैदा हुई, और ख़ास करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की आर्मी, ISI जो हैं, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत में बड़ा इजाफा हुआ। और पहले भी ISI को बहुत ही गंदा वर्ड था हिंदुस्तान के लेक्सिकॉन में या उसकी लैंग्वेज में, लेकिन वहाँ बिल्कुल उसको एक और ही ज़्यादा उसमें एक एक्सट्रीमिटी जो है, उसके अंदर एक मज़ीद शार्प एज जो है वो पैदा हो। ठीक, लेकिन अगर हम इसको गौर से देखते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो हमें बात समझ आती कि मुंबई की टेररिज्म जो है, वहाँ तकरीबन 250 लोग जो हैं, 160-170 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए और मारे गए, कत्ल हुए। लेकिन इसका जो रियल विक्टिम है, जो रियल लूज़र है मुंबई की दहशतगर्दी का, वो पाकिस्तान है। इसके रियल लूज़र पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज था वो बहुत बुरी तरह से, पाकिस्तान की साख जो थी वो मुंबई की दहशतगर्दी के बाद मुतासर हुई। पाकिस्तान होल फॉरेन पॉलिसी जो थी, उसका जो फॉरेन पॉलिसी का जो पोस्चर था वो डिफेंसिव पे चला गया। एक ऐसा डिफेंसिव पोस्चर और एपोलोजेटिक पोस्चर पाकिस्तान को इख्तियार करना पड़ा, जिससे पाकिस्तान अगले कई बरस तक, आप समझे, नहीं निकल सका, और अभी भी उस इमेज से पाकिस्तान नहीं निकल सका। आई सेड दिस थिंग कि मुंबई के बाद पाकिस्तान के बारे में जो तासुर कायम हुआ, जो इमेज क्रिएट हुआ, जो एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई, उससे आज तक पाकिस्तान ने ठीक तरह से रिकवर नहीं किया। सो मुंबई की दहशतगर्दी जो है वो एक वाटरशेड मोमेंट है, वो एक माइलस्टोन है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान एक्सटर्नल रिलेशनशिप। ठीक, लेट इट बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक, ये हो गई बात। लेकिन जो सबसे बड़े विक्टिम थे मुंबई की इस दहशतगर्दी के, वो कश्मीरी जिहादी ग्रुप थे जो कश्मीर के अंदर ऑपरेट करते थे, या वो पाकिस्तान से बैठ के कश्मीर के अंदर जिहाद को सपोर्ट करते थे, स्पॉन्सर करते थे, वेपन्स प्रोवाइड करते थे, फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, ट्रेनिंग वगैरह करते थे। हालांकि वो पहले भी बड़े रेन इन हो रहे थे 9/11 के बाद, लेकिन मुंबई की टेररिज्म के बाद आप समझें उनकी हत्या हो गई, उनका खात्मा हो गया, उनका तमाम कॉज जो था, उनकी तमाम शक्ल सूरत जो थी वो तबाह हो गई। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि बावजूद हकीकत यह है कि 9/11 के बाद हिंदुस्तान को बहुत मौका मिला और हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर को इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ जोड़ा और उसमें उनको बहुत कामयाबी हुई। पहली दफ़ा उनको एक बहुत विजिबल सक्सेस मिली कश्मीर को एक दहशतगर्दी के लेंस से डिफाइन करने के लिए। लेकिन चूंकि कश्मीर एक पुराना इशू चला आ रहा था 1947-48 से, और चूंकि कश्मीर में बेसिक आर्गुमेंट ये था कि यहाँ पर एक ऑक्यूपेशन फोर्स है, ये एक डिस्प्यूटेड, इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट है लॉन्ग एग्जिस्टेंस का, जो 60 साल प्लस से चला आ रहा था, और यहाँ पर जो फोर्सेस ऑफ ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ एक आर्म्ड रेजिस्टेंस करने का लोगों को या उनके सपोर्टर्स को हक हासिल है। और अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी बहुत सी रेजोल्यूशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सा लिटरेचर है, बहुत सा आर्गुमेंट है अक़वाम मुत्तहिदा के पूरे लिटरेचर के अंदर, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, जो ये कहता है कि जब कोई लोग ऑप्रेस्ड हैं, सब्जुगेटेड हैं, कंट्रोल्ड हैं, जब लीगल स्टेटस उनका ठीक तरह से डिटरमिन नहीं हुआ, तो उनको ये हक हासिल है और उनके सपोर्टर्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी आज़ादी की खातर या अपनी रेजिस्टेंस की खातर हथियार उठा सकते हैं, वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देयर वाज अ सेंस ऑफ लेजिटिमेसी टू द मिलिटेंसी एंड टू द ठहरा कि ये कोई एक कट अवे ग्रुप था। और मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में ऐसी पब्लिकेशन हमारे सामने आ चुकी है कि लोग ज़रूर गए, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा, यहाँ से 10 लोग जो हैं
وہ گئے, وہ بوٹ میں گئے, اور اس بوٹ کے اندر ایک ایسا انجن لگا ہوا تھا جس کے اوپر باقاعدہ ایک نمبر تھا, اور وہ جو انجن تھا, جو موٹر تھی اس کی یاماہا کی یا سم تھنگ, وہ موٹر جاپان سے امپورٹ ہوئی, اور وہ باقاعدہ لاہور میں ایک ٹریڈر نے برینڈتھ روڈ کے لیے امپورٹ کی, اور وہ موٹر وہاں سے خریدی گئی, وہ موٹر اس بوٹ میں لگی, اور اس کے بعد جو حملہ آور تھے انہوں نے اس موٹر بوٹ کو, وہ جو موٹر تھی یاماہا کی انجن جو تھا بوٹ کا, اس کو ممبئی کے سمندر کے قریبی ساحل میں کہیں انہوں نے پھینک بھی دیا. وہاں سے پھر وہ انڈین انویسٹیگیٹرز کو مل بھی گئی, اور اس کا غالباً نمبر جو تھا وہ بھی ان کو وہاں سے مل گیا. اب یہ بھی بڑی دلچسپی کی ویسے بات ہے کہ یہ کس قسم کے ٹرینڈ دہشت گرد تھے یا جو بھی تھے یہ, جنہوں نے یہ ساری ایویڈنس ایک طرح سے وہاں پلانٹ بھی کی. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ آرگومنٹ یہ بنا کہ یہ ایک کٹے ہوئے گروپ تھا. پاکستان میں ایسے دہشت گرد ہیں جو ہندوستان چلے گئے, انہوں نے ایک نہتے شہریوں کو مارا. اور کیوں ہے ایسے ہے کہ فیٹف پہ واپس آ جاتے ہیں کہ حافظ سعید کے پیچھے انڈین اسٹیبلشمنٹ اس لیے نہیں تھی کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کنونس تھی کہ حافظ سعید نے ممبئی کیا کہ اس کے ساتھ لوگوں نے ممبئی کیا. حافظ سعید کا جو ریل جرم تھا انڈین اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ تھا کہ حافظ سعید پاکستان کی کشمیر کی جو ملیٹنٹ پالیسی تھی, جو جہاد پالیسی تھی, اس کا سمبل تھا. اس کی ایکسیکیوشن کرنے کا اس نے وہ سیٹ اپ کریٹ کیا جو کشمیر کے اندر پاکستان کی جہاد پالیسی کو بڑھاتا تھا. وہ ایسٹس کریٹ کیے, وہ سیٹ اپ کریٹ کیا جس کو کبھی لشکر طیبہ کہا گیا, جس کو کچھ اور کہا گیا بعد میں. اور یہ کہ وہ اس کا سمبل بھی تھا اور اس کا ایکسیکیوشنر بھی تھا. اور جب آپ اس کو پاکستان ہی کے ہاتھوں کنوکٹ کرواتے ہیں, پنش کرواتے ہیں, تو در حقیقت آپ کشمیر کا چیپٹر وغیرہ جو ہے وہ آپ بند کرتے ہیں. اور یہ تقریباً یہ چیپٹر, میں اس میں کوئی مجھے حرج نہیں ہے کہنے میں کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ یا انڈیا کا جو گولز تھے وہ اس حوالے سے اچیو ہو گئے ہیں. ٹھیک, چلیں یہ تو ہو گئی بات. لیکن حافظ سعید جو ہے اس کا فیوچر نہیں ہے امپورٹنٹ. میں کہوں گا کہ حافظ سعید ایک شخص ہے, ایک انسان ہے, وہ آج ہے وہ کل نہیں ہوگا, اس کے ساتھ باقی لوگ بھی.